डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार इस वीडियो में वेक्टर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आप लोगों को इसी तरह के वीडियो के माध्यम से ग्रेजुएशन एवं 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके एग्जाम हेतु जो भी चैप्टर उनके बुक में दिए गए हैं उन सभी का अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप वेक्टर चैप्टर देख रहे हैं ये मैथमेटिक्स का अपने आप में एक विशाल चैप्टर है। मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में वेक्टर एवं 3D से लगभग 18 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पार्ट 3 के पेपर 7 में वेक्टर एनालिसिस नामक एक बुक है जिससे आपके एग्जाम में 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आपको वेक्टर एनालिसिस से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चंस 15 नंबर के होते हैं। तो इस तरह से 2 क्वेश्चंस आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा। तो मैं आपको फ्रॉम बेसिक टू टॉप अर्थात बेसिक से लेकर जो भी आपके बुक का थ्योरी हो या फिर क्वेश्चन हो उन सभी का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करवाऊंगा। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं। तो अगर आप इसी प्रकार से अप टू डेट वीडियो पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसी तरह से हमें प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये वेक्टर क्या है। जैसा कि आप लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें अनुभव करते होंगे। कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिसमें केवल परिमाप होते हैं और कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिसमें परिमाप के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं किसी वस्तु के बारे में जिसका कुछ न कुछ भार होता है, तो भार होना किसी वस्तु का केवल परिमाप को दर्शाता है। लेकिन यदि हम किसी भी वस्तु पे बल लगाते हैं तो बल का कुछ न कुछ मान होगा, तो उसे हम परिमाप कहेंगे। और बल किसी निश्चित दिशा में लगाया जाता है तो वो उसका एक दिशा हो गया। तो इस तरह से जो हमारी क्वांटिटीज होती है, आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, अर्थात राशियां जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। आप लोगों को पता होगा, एक अदिश राशियां होती है और एक सदिश राशियां होती है। इंग्लिश में आप स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी स्टडी किए होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। पहला होता है स्केलर्स, दूसरा होता है वेक्टर्स। अब थोड़ा बेसिक जानकारी हम स्केलर्स के बारे में भी ले लेते हैं, वैसे आपको केवल वेक्टर के बारे में पढ़ना है। तो फिलहाल हम जानते हैं कि स्केलर क्या होता है। तो देखिए, अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, मतलब वैसा क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाप होता है वो क्या कहलाता है, तो स्केलर कहलाता है, अदिश कहलाता है। जैसे आप मास ले लीजिए, किसी भी वस्तु का मास, किसी भी वस्तु की लंबाई या फिर टाइम, क्योंकि टाइम में देखिए कोई डायरेक्शन नहीं दिया जाता है। मान लीजिए आपको 30 सेकेंड दे दिया गया, इसका मतलब 30 सेकेंड समय की एक माप है। टेम्परेचर इसी प्रकार, डेंसिटी, स्पीड, ये सभी जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वेक्टर क्वांटिटी जो होता है अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक निश्चित डायरेक्शन भी होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो वेक्टर कहा जाता है अर्थात सदिश कहा जाता है। आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि फोर्स, हम जब भी किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसमें परिमाप के साथ साथ एक निश्चित दिशा होता है, तो वो हमारा फोर्स कहलाता है, अर्थात ये वेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार वेलोसिटी एक निश्चित डायरेक्शंस में होती है। आप सभी को पता होगा, वेलोसिटी का यूनिट भी आप लोगों को पता होगा, मीटर पर सेकेंड में लिया जाता है या किलोमीटर पर आवर में लिया जाता है। वैसे जो आपका इंटरनेशनल यूनिट होता है ये मीटर पर सेकेंड ही होता है। इसी प्रकार जो एक्सेलरेशन है, ये सभी चीजें आपका वेक्टर्स के अंतर्गत आता है। इसको दूसरे शब्दों में आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं तो मैथमेटिक्स में यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ टू डिफाइन वेक्टर्स इन मैथमेटिकल टर्म। मैथमेटिकल टर्म में इसे जो है आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर, मतलब एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही आप जो है वेक्टर कहते हैं। जिस प्रकार आप देखिए यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, आप सभी को पता होगा लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, मतलब इसकी जो परिमाप होती है ये फिक्स होती है। अब ऐसा नहीं है इसमें अनलिमिटेड कर दिया जाएगा, तो इसका तो कोई परिमाप फिक्स नहीं होगा। तो यहाँ A to B आप देख सकते हैं, इसका परिमाप हो गया A to B,
और इसका डायरेक्शन यहाँ पे दर्शा गया है कि ए से बी की ओर ये जा रहा है, तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए बी वेक्टर कह सकते हैं या वेक्टर ए बी। तो देखिए यहाँ जब ए से बी की ओर डायरेक्शन है तो आप वेक्टर ए बी लिख सकते हैं, लेकिन यही डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए, मतलब बी से ए की ओर हो जाए, बी से ए की ओर हो जाए, तो आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर बी ए। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर। एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही वेक्टर कहा जाता है। अब यहाँ देखिए दो चीजें हैं, एक पॉइंट ए बी है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट होता है उसको आप इनिशियल पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि वेयर ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द टर्मिनल पॉइंट। जो आपका एंड पॉइंट होता है उसको टर्मिनल पॉइंट कहा जाता है वेक्टर की भाषा में। तो बी इज द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए बी। देखिए ये वेक्टर ए बी का ए जो है इनिशियल पॉइंट हो गया, बी जो है टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो ये सब आपको बेसिक इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए ताकि आपको थ्योरी समझाने में या किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि जो भी वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड भी निकाला जाता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, मतलब इसको मॉड कहते हैं, जो डबल बार इसको कहा जाता है। ये जो देख सकते हैं इसको बार कहा जाता है। तो ये डबल बार है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, और उसके बीच में वेक्टर आता है, तो इसको आप मॉडुलस ऑफ ए बी भी कह सकते हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी भी कहा जाता है। अब कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिए नोट में मैंने लिख दिया है कि वी यूजुअली डिनोट अ वेक्टर। हम लोग जो है सदा की भांति जो है वेक्टर को डिनोट करते हैं अ सिंगल लेटर, केवल एक अक्षरों के द्वारा, किसी इंग्लिश अल्फाबेट के एक अक्षरों के द्वारा वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं विथ एन एरो, एरो के साथ। क्योंकि देखिए एरो जो होता है यही वेक्टर की निशानी होती है। अगर ए बी के ऊपर एरो नहीं रहेगा तो ये आपका केवल मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लेकिन एरो दे दिया गया अर्थात ये डायरेक्शन को दर्शाता है, तो ये आपका वेक्टर हो गया। और आप सभी को पता है वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एवं दिशा दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया कि वी यूजुअली डिनोट अ वेक्टर बाय अ सिंगल लेटर विद एन एरो ऑन इट, मतलब जो भी हम लेटर लेंगे उसके ऊपर में एरो लगाकर जो है डिनोट करते हैं। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय दिस लेटर ओनली, और उसके मैग्नीट्यूड को केवल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। जिस प्रकार देखिए अगर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए बी हम लिखते हैं, लेकिन कोई एक लेटर से अगर हम उस वेक्टर को दिखाएंगे तो अगर वेक्टर के रूप में दिखाएंगे तो उस लेटर के ऊपर में आप एरो देंगे और केवल उसका परिमाप बताना होगा अर्थात मैग्नीट्यूड बताना होगा, तो आप केवल लेटर लिखेंगे। जिस प्रकार नीचे आप देख सकते हैं इसका मतलब है 10। अगर ए बी वेक्टर को आप ए वेक्टर लिखते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड को आप केवल ए से लिख सकते हैं। अगर कोई ए वेक्टर है और आप ए लिखते हैं इसका मतलब एक ए जो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि वेक्टर्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के विभिन्न प्रकार होते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जिसमें मैं आपको वन बाय वन प्रत्येक वेक्टर्स के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको जो भी मैं बता रहा हूं अगर समझ में आ रहा होगा और इसी तरह का वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और साथ में हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। पहला जो आपका वेक्टर है यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स किसे कहते हैं? अ वेक्टर ए, मतलब कोई वेक्टर ए होगा उसे आप यूनिट वेक्टर कब कहेंगे? तो अ वेक्टर ए इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू 1। मतलब कोई भी वेक्टर ए है उसको आप यूनिट वेक्टर तब कह सकते हैं जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो जाए। इट इज डिनोटेड बाय ए कैप। देखिए ऊपर में कैप जैसा है, कैप जैसा, तो इसको कैप कहा जाता है। तो यूनिट वेक्टर को कैप, ऊपर में कैप से, अगर ए के जगह पे कोई बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है तो उसके ऊपर में आप कैप लगा देंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि ये एक यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पे इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है? तो अ यूनिट वेक्टर ए कैप इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज डिफाइंड एज, मतलब इसको जो डिफाइंड किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा एक फॉर्मूला के रूप में दर्शाया गया है। यूनिट वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस होगा मैं आप लोगों को करा दूंगा ताकि आपको ये फॉर्मूला जो है क्लियर हो पाए और आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहे। फिलहाल आप ये जो है फॉर्मूला याद रखेंगे
कि अ यूनिट वेक्टर ए कैप इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। देखिए वेक्टर ए की जगह पे वेक्टर बी भी रह सकता है, मतलब किसी अन्य वेक्टर्स के डायरेक्शन में भी रह सकता है। तो उसे आप क्या करेंगे, उस वेक्टर को ऊपर में लिखेंगे, बट्टा में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मान नीचे देंगे। तो इस प्रकार से यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू वेक्टर ए बट्टा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका फॉर्मूला होता है। अब आगे देखिए दूसरा जो वेक्टर्स है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी। देखिए इक्वल वेक्टर्स तभी हो सकता है जब दो या दो से अधिक वेक्टर्स हो, क्योंकि आपस में जो आप कंपेयर करेंगे तो उसके लिए आपको दो या दो से अधिक वेक्टर्स चाहिए। तो कहा जा रहा है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। कोई दो वेक्टर ए और बी है, उसे इक्वल हम कह सकते हैं इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, यदि उसके पास समान परिमाप एंड द सेम डायरेक्शन, और समान डायरेक्शन हो, समान दिशा हो, फ्रॉम देयर इनिशियल पॉइंट, उसके इनिशियल पॉइंट से समान परिमाप और समान दिशा हो, तो उसे आप इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दो वेक्टर मैंने लिया, एक वेक्टर ओ ए है और एक वेक्टर ए बी है। अगर ओ ए और ओ बी का परिमाप, मतलब इसका जो मान होगा मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन समान होगा, तो ये इक्वल वेक्टर्स होगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं, अगर इस दोनों का मैग्नीट्यूड समान हो जाएगा तो डायरेक्शन तो यहाँ पे समान है ही, क्योंकि ये एक ही दिशा में जा रही है। तो ये ओ टू ए है और ए टू बी है, मतलब एक ही दिशा में जा रही है। तो इसको आप लिख सकते हैं ओ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है तो डायरेक्शन तो समान ही है। तो ये दोनों जो वेक्टर्स हुए ओ ए एंड ओ बी वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। तो इस तरह से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो आपका वेक्टर्स है, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब कोई वेक्टर है तो उसके निगेटिव वेक्टर को आप किस प्रकार से देखिए, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर को निगेटिव वेक्टर भी कहा जाता है। किसी भी वेक्टर्स के वेक्टर्स में अगर निगेटिव साइन आप लगाते हैं तो वो आपका निगेटिव वेक्टर हो जाता है। निगेटिव वेक्टर कहने का मतलब ये हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट उसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाता है। वही यहाँ पे बताया गया है कि अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, कोई वेक्टर है जिसके पास समान मैग्नीट्यूड हो एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर ए, मतलब ए के जैसा ही कोई आप वेक्टर ले रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड समान है, एंड द डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट है टू दैट ऑफ ए वेक्टर के अपोजिट है, इज कॉल्ड द निगेटिव वेक्टर ऑफ ए। तब उसे आप ए वेक्टर का निगेटिव कह सकते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर देखिए ए पहले से दिया हुआ है और आप कोई अन्य वेक्टर लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के समान है बट डायरेक्शन ए के अपोजिट है। सपोज कीजिए अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन राइट की ओर है तो आपने जो वेक्टर लिया है वो अगर लेफ्ट की ओर होगा तो आप कह सकते हैं कि वो जो आपका नया वेक्टर है वो वेक्टर ए का निगेटिव वेक्टर है। जो इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं। और निगेटिव वेक्टर को आप दर्शाते हैं, देखिए एंड इज डिनोटेड बाय माइनस ऑफ ए। अगर ए का अपोजिट होगा वो तो आप उसे माइनस ऑफ ए लिख सकते हैं, जहां माइनस जो है अपोजिट डायरेक्शन को दर्शाता है, बट इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 10 इफ ए बी इक्वल्स टू ए, मतलब अगर ए बी ए लिखा गया है तो बी ए, मतलब अगर ए बी है, ए बी का मतलब हुआ कि ये डायरेक्शन हुआ ए बी। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, मान लीजिए ये एक कोई वेक्टर है, ये आपका ए बी है, तो देखिए ए बी का मतलब हुआ कि ए टू बी, और यहाँ बी ए है, बी ए का मतलब हुआ बी टू ए। ये आपका सेम मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए बी टू ए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों का समान ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाएगा तो वो आपका निगेटिव वेक्टर होगा, और इसमें आप माइनस लगा देंगे जो भी वेक्टर, जैसे ये ए बी के वेक्टर को ए लिखा गया है तो बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, चूंकि इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट हो गया है ए बी के डायरेक्शन के। तो इस तरह आप लोग निगेटिव ऑफ अ वेक्टर को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। फिर आप आगे नेक्स्ट वेक्टर देख सकते हैं, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर को ही नल वेक्टर भी कहा जाता है। अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट बी द सेम इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। देखिए जीरो वेक्टर के पास कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता है, तो यहाँ यही कहा गया है कि अगर कोई भी वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, आपको पता होगा जैसे ए टू बी हम लेते हैं कोई भी वेक्टर, तो उसका ए कहलाता है हमारा इनिशियल पॉइंट और बी कहलाता है टर्मिनल पॉइंट। लेकिन जिस वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल एक ही पॉइंट हो, सपोज कीजिए यही पॉइंट है, तो उसे हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। यही यहाँ पे कहा गया कि अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट बी द सेम इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो ये हमारा जीरो या नल वेक्टर कहला गया, इट इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर, तो इसे जीरो वेक्टर से लिखा जाता है। इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज जीरो ही
होता है। ये आप याद रखेंगे। अब सपोज कीजिए कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो उसका तो कोई लेंथ होगा ही नहीं वहां पे, तो इसीलिए उसको एक पॉइंट से ही आप लोग समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं वेक्टर को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स नाम से ही स्पष्ट है कि 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स। अब जैसे ही को इनिशियल वेक्टर्स आएगा तो वहां पे 2 या उससे अधिक वेक्टर्स होंगे। तो 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। देखिए अगर कितने भी वेक्टर हो बट उसका इनिशियल पॉइंट अगर समान है, अगर एक ही इनिशियल पॉइंट से सभी वेक्टर्स निकल रहे हैं तो उस तरह के वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर्स कहा जाता है। यही यहाँ पे दिखाया गया है। सपोज करते हैं कि O एक इनिशियल पॉइंट है जहां से OA एक वेक्टर है, OB वेक्टर, OC वेक्टर एंड OD वेक्टर्स, ये सभी वेक्टर्स क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स है क्योंकि ये एक ही इनिशियल पॉइंट से निकल रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए आपका जो वेक्टर है कॉलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। कॉलिनियर वेक्टर्स को ही पैरेलल वेक्टर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे है कि 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स, 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स which have same parallel support, जिसके पास सेम पैरेलल सपोर्ट हो इज कॉल्ड कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन पे वो सभी वेक्टर्स होना चाहिए तो उसे कॉलिनियर कहा जाता है। तो यहाँ पे दिया भी गया है 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स which have सेम पैरेलल सपोर्ट इज कॉल्ड कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने 2 वेक्टर्स लिया है, इसमें आप 3 वेक्टर्स वैसे देख सकते हैं। जैसे देखिए O to B एक लाइन सेगमेंट है जिसमें OA एक लाइन सेगमेंट हुआ और फिर AB एक लाइन सेगमेंट हुआ और OB भी आप जो है इससे सपोज मतलब 3 तरह के लाइन सेगमेंट यहां से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए O to A डायरेक्शन O to A है, O से A की ओर, फिर A से B जाते हैं तो A से B की ओर डायरेक्शन है और O to B आप जाइएगा तो ये भी एक ही डायरेक्शन, मतलब तीनों का डायरेक्शन समान है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है बट उनका डायरेक्शन जो है एक ही है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इन द एबव फिगर, जो आपका ऊपर फिगर दिया गया है उसमें एक हो गया आपका OA वेक्टर क्योंकि डायरेक्शन दिया गया है और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा तो ये वेक्टर हो गया। OA वेक्टर, AB वेक्टर एंड OB वेक्टर आर कॉलिनियर वेक्टर्स। इसको आप कॉलिनियर वेक्टर्स कह सकते हैं क्योंकि ये एक ही लाइन पे सेम डायरेक्शन में दिया गया है। इसी प्रकार देखिए कॉलिनियर वेक्टर्स से ही 2 तरह के वेक्टर्स निकला है, जहां पे पहला है लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स क्या होता है, ये कॉलिनियर वेक्टर्स ही होता है। कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। मतलब कॉलिनियर वेक्टर्स जिसका सेम डायरेक्शन होता है उसे जो है लाइक वेक्टर्स कहा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन है तो ये आपका लाइक वेक्टर्स कहलाएगा। ऊपर जो भी आप OA OB OB और यहाँ पे देखिए AB वेक्टर्स है तो ये सभी जो है लाइक वेक्टर्स है। यही यहाँ लिखा गया है फ्रॉम एबव फिगर, जो एबव फिगर है OA AB एंड OB आर लाइक वेक्टर्स। तो इस तरह से आप लोग लाइक वेक्टर्स को याद रख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए इसमें आपको याद रखना है कि 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स विच हैव सेम पैरेलल। देखिए सेम पैरेलल सपोर्ट है, यहाँ पे डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया गया कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन ये एक ही लाइन पे सभी वेक्टर्स दिए गए हैं इसीलिए इसको पैरेलल वेक्टर्स कहा गया। देखिए डायरेक्शन अपोजिट भी इसमें हो सकता है। अब लाइक के बाद देखते हैं अनलाइक वेक्टर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलाइक वेक्टर्स। तो अनलाइक वेक्टर्स क्या होता है, जैसे लाइक वेक्टर होता है तो उसी का अपोजिट जो हो जाता है वो आपका अनलाइक हो जाता है। तो यहाँ दिया भी गया है कि अनलाइक वेक्टर भी एक तरह का कॉलिनियर वेक्टर्स होता है। तो कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, कोई कॉलिनियर वेक्टर्स है जिसका डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब एक दूसरे का डायरेक्शन अपोजिट है, आर नन एज अनलाइक वेक्टर्स। जैसे देखिए 2 वेक्टर्स मैंने लिया, PQ वेक्टर्स और SR वेक्टर्स। देखिए यहाँ पे PQ में क्या है, P से R की ओर ये डायरेक्शन दिया गया है, लेकिन R से S में देख सकते हैं RS में S से R की ओर वेक्टर्स है। तो मैंने आपको इसको लिखने का तरीका भी बताया, मतलब मान लीजिए P से Q की ओर डायरेक्शन है तो PQ वेक्टर लिखेंगे और यहाँ S से R की ओर वेक्टर्स है तो SR वेक्टर्स लिखेंगे। लेकिन ये दोनों लाइन जो आप देख रहे हैं ये आपस में पैरेलल है। तो इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल RS, मतलब PQ जो है ये समांतर है RS का, तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसीलिए PQ एंड SR आर अनलाइक वेक्टर्स। देखिए डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए ये क्या हो गया, अनलाइक वेक्टर्स हो गया। दोनों का पैरेलल सपोर्ट ही है, सेम पैरेलल सपोर्ट। तो सेम पैरेलल सपोर्ट का मतलब होता है एक ही लाइन पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेम पैरेलल सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे पैरेलल तो है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये आपका अनलाइक वेक्टर्स हो जाएगा। तो इसे आप इसी तरह से याद रख सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी वेक्टर्स है जिनका यूज ना के बराबर आपके क्वेश्चंस सॉल्विंग में होंगे, बट इनके बारे में जानना जरूरी है। तो आप थोड़ा सा बेसिक जानकारी रख लीजिए, वैसे ये आपके बुक में कहीं भी पूछे नहीं जाते हैं या आपके एग्जाम में कहीं भी नहीं पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्री वेक्टर्स। तो फ्री वेक्टर्स क्या होता है, इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड।
किसी भी कोई भी वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड ही नहीं किया गया है, आपको पता ही नहीं है कि क्या इनिशियल पॉइंट है, देन इट इज सेड टू बी अ फ्री वेक्टर्स। अब जिसका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड ही नहीं होगा, सबसे पहले उसका वेक्टर बनाना ही मुश्किल है, तो इसीलिए बुक के क्वेश्चंस में जो है इस तरह के फ्री वेक्टर्स का यूज नहीं किया गया है। उसके बाद होता है लोकलाइज्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर्स क्या होता है कि अ वेक्टर ड्रॉन पैरेलल, और वेक्टर ड्रॉन एक वेक्टर जो खींचा जाता है पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, जो आपका गिवन वेक्टर दिया रहता है थ्रू अ स्पेसिफाइड पॉइंट, किस कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट से जो है एक वेक्टर ड्रॉ किया जाता है, जो गिवन वेक्टर कोई एक वेक्टर दिया रहता है उसके सापेक्ष कहता है एज द इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड, मतलब स्पेसिफाइड पॉइंट जैसा इनिशियल पॉइंट पहले वेक्टर का होता है जो दिया रहता है, और जो नया वेक्टर खींचा जाता है पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, तो वही आपका क्या कहलाता है, इज कॉल्ड अ लोकलाइज्ड वेक्टर। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट वेक्टर है कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर्स देखिए वहां पे आपने पहले पढ़ा कोलिनियर, मतलब जो एक ही लाइन में हो, यहाँ कोप्लानर जो एक ही प्लेन में हो। को का मतलब होता है एक ही, आप समान समझ लीजिए, समान प्लेन पे हो। तो यहाँ पे कोप्लानर वेक्टर्स क्या होता है, 3 और मोर नॉन जीरो वेक्टर्स को। वहां पे आपने देखा कॉलिनियर में 2 और मोर देन 2, वहां पे मिनिमम आप 2 ले सकते हैं, लेकिन कोप्लानर में मिनिमम आपको 3 वेक्टर्स लेना होगा। तो 3 और मोर नॉन जीरो। अब देखिए यहाँ पे कोप्लानर में आपका जो वेक्टर है वो नॉन जीरो वेक्टर्स होना चाहिए, अर्थात जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। तो 3 और मोर नॉन जीरो वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, 3 या 3 से अधिक नॉन जीरो वेक्टर्स जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं, मतलब सेम प्लेन पे होते हैं और पैरेलल टू द सेम प्लेन या सेम प्लेन के पैरेलल होते हैं, आर सेड टू बी कोप्लानर, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोप्लानर। अगर इसके ऐसा नहीं रहता है तो वो जो है आपका नॉन कोप्लानर कहलाता है। तो इस तरह से आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। अब जो आपका लास्ट इसमें पॉइंट है जो कि समझना बेहद ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप किस प्रकार से पता करेंगे, तो जैसे देखिए यहाँ पे मान लिया गया कि लेट ओ बी द ओरिजिन। जैसे सपोज करते हैं कि ये कोई ओरिजिन है, लेट ओ बी द ओरिजिन, ये आपका ओ है। कहता है कि लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ए बी अ पॉइंट। ए यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, तो ए बी अ पॉइंट सच डेट ओ ए, मतलब यहाँ ओ से ए की ओर लिया गया है, डायरेक्शन ओ ए है तो डायरेक्शन तो ओ टू ए होगा, तो इसको माना गया है ए वेक्टर, ओ ए को ए वेक्टर माना गया है। देन वी से दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा ये आपका वेक्टर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि लेट ओ बी द ओरिजिन, अगर कोई ओ जो है एक ओरिजिन है और ए कोई पॉइंट है उस प्लेन पे जहां पे ओ ए वेक्टर को अगर ए से लिखा जाता है तो ए को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब वेक्टर ए को पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कहा जाता है। तो ये जो है आप लोगों के लिए बेसिक कंसेप्ट्स एवं बेसिक इंफॉर्मेशन था वेक्टर चैप्टर से। तो आशा करता हूं आप लोगों को हर एक पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसी प्रकार की वीडियो आप लोग अप टू डेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके तो जरूर रखिए, साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में इससे आगे के नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।